हाँ जी। हैप्पी न्यू ईयर 2024 का पहला प्रीमिक्स। नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद आप सबको। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं, रोज की ड्रिल है, यू ऑल नो दैट। अगर आप ऐसे बेहतरीन 5 सवालों को एक्सेस करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। प्रीमिक्स स्लीपी क्लासेस के नाम से है। यदि इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, डेट है 3 जनवरी। नए साल की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और बहुत मुबारकें आपको। और नए साल में पहला आईआर का प्रीमिक्स, वही ड्रिल रहेगी, 5 सवाल और 10 मार्क्स वाली। सवाल आपके सामने है। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल पढ़ते वक्त वीडियो को पॉज करें। क्वेश्चन को मैं रीड नहीं करूंगा। क्वेश्चन को रीड करने में टाइम ज्यादा लगता है, वो आपकी ड्यूटी है, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन को रीड करना है, पॉज करना है, ध्यान से देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है कि इनकरेक्ट पूछी जा रही है। 2+2 मीटिंग्स के रिगार्डिंग बातचीत हो रहा है और यहां पे 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। आपने ये पता लगाना है कि इन तीनों में से कितने करेक्ट हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से केवल एक स्टेटमेंट ही करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम आते हैं। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट कहता था कि इंडिया का 2+2 मीटिंग फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है। तो पहले तो 2+2 मीटिंग फॉर्मेट को हम समझें, ये क्या होता है। यानी कि भारत के विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री और विदेश जो मंत्री हैं, प्लस ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, जापान, इन देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ जो मीटिंग होती है। जी हाँ, मैंने यहां पे नाम लिया यूके का। इंडिया का ना केवल 4 देशों के साथ 2023 से पहले पहले केवल 4 देशों के साथ ही 2+2 फॉर्मेट होता था। वो कौन से थे? यूएसए, रशिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत का 2+2 फॉर्मेट यूके के साथ भी हुआ है। सो देयरफॉर 5 देश हैं जिनका ये 2+2 फॉर्मेट होता है भारत के साथ। ठीक है, तो अब तीसरा स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि तीसरे स्टेटमेंट में कहा था कि इंडिया का 2+2 फॉर्मेट है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ। नहीं, बिल्कुल है। इनफैक्ट रिसेंटली इंडिया का जो 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हुआ था, वहां पे डिफेंस कोऑपरेशन के अलावा कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो या ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात हो, कैसे वो और गहरी हो सकती है, उसके बारे में बातचीत करी गई थी। अब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? इट सिग्निफाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ 2 हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है विद द अदर कंट्री। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि रशिया भारत का पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट 2+2 टॉक्स पार्टनर है। नहीं, अमेरिका भारत का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट 2+2 टॉक पार्टनर है। पहला 2+2 डायलॉग भारत अमेरिका के बीच में तब हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। ये बात हो रही है 2017 से लेकर 2020 के बीच में, 2016 से लेकर 2020 के बीच में। उस दौरान भारत का पहला 2+2 डायलॉग अमेरिका के साथ हुआ था। और ये वही साल है जब भारत का किसी भी देश के साथ 2+2 फॉर्मेट हुआ था। आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वो कौन सा साल था। क्या वो 2016 था, क्या वो 2017 था, या क्या वो 2018 या 19 था? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब रीसेंट न्यूज ये है कि इंडिया का 2+2 जो डायलॉग है वो यूके के साथ भी रिसेंटली हुआ है। जहां तक जापान के साथ बात आती है, जापान के साथ 2+2 फॉर्मेट में बातचीत 2019 में शुरू हुई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। नाउ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूरी हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, यही क्वेश्चंस हमने मॉक टेस्ट में डाले हैं और ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो यूपीएससी के प्रीलिम्स का प्रेजेंट पैटर्न है। नाउ आपके सामने यहाँ पे 3 जगहें दी गई हैं, 3 डेजर्ट्स दिए गए हैं। क्या आप देखिए लोकेशन जो है उसके बगल में, क्या वो सही है कि नहीं है, कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। देखिए, इसमें से केवल एक पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है। वो कौन सा है? अरल काराकुम, जो कि कजाकिस्तान में है। जहां तक नेगेव डेजर्ट की बात आती है, वो सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल में है।
जहां तक गोबी डेजर्ट की बात आती है तो गोबी डेजर्ट कहां आता है? मंगोलिया में आता है। आई एम श्योर ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, एटलस खोलते हैं, तो गोबी डेजर्ट आपको पता होना चाहिए कि मंगोलिया में आता है। नाउ मैप देख लेते हैं, ये है आपका नेगेव डेजर्ट, ये सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल में आता है। As you can see that it is between the Dead Sea and the Mediterranean Sea on the east and west direction. Then you have the Gobi Desert जो कि मंगोलिया में आता है, और अरल कराकुम जो है, अरल कराकुम एक डेजर्ट है कजाकिस्तान में जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरल सी में सिचुएटेड है। अब देखिए यहाँ पे दो डेजर्ट और आते हैं, एक तो है अरलकुम डेजर्ट जो कि अगेन कजाकिस्तान में आता है, और एक है काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट जो कि तुर्कमेनिस्तान में आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना हमने इन तीनों डेजर्ट्स के बीच में, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, तीसरा बैच हमारे बहुत ही पॉपुलर संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का तीसरा बैच 8 जनवरी से शुरू हो रहा है। और दोस्तों प्रीलिम्स को जैसे आप जानते ही हैं, अब समय जो है कम रह चुका है, लगभग 5 महीने 5.5 महीने रह चुके हैं, और इस वक्त तैयारी हम सबकी बहुत तेज होनी चाहिए। हमारे फैक्ट्स, हमारे एनालिसिस, हमारे कंसेप्ट, सब चीजें बहुत टिप्स पे होनी जरूरी है। और दोस्तों यही कोशिश स्लीपी क्लासेस की भी है कि आपके साथ डेली लाइव लेक्चर के माध्यम से ये क्रैश कोर्स कवर किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। 8 जनवरी को एनवायरमेंट का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो स्टैटिक नॉलेज है, चाहे वो रेलेवेंट पीवाईक्यू डिस्कशन है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, ये सारी बातें इस क्रैश कोर्स में डिस्कस करी जाएंगी। चाहे वो एनवायरमेंट है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो इकोनॉमी, चाहे वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, IR, ये सभी के सब सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किए जाएंगे। 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ये क्रैश कोर्स विद CSAT ले सकते हैं या विदाउट CSAT ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सब समझदार हैं कि CSAT की रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है। CSAT भले ही एक क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन CSAT में भी 66 नंबर लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। मेरी माने तो CSAT के साथ ही कोर्स करें, और अगर आप क्रैश कोर्स नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी आपको मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि CSAT का जो फ्री इनिशिएटिव है, शाम को 6 बजे जो यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं अंकुश सर और विकास सर के द्वारा, उनको जरूर फॉलो करते रहें ना। बढ़ते हैं तीसरे सवाल के टुवर्ड्स। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से देश हैं जो कि बॉर्डर करते हैं कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को। नाउ कॉन्गो से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में भी आया था, और कॉन्गो की बात करें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसिव शॉर्टेजेस ऑफ फूड सप्लाईज हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉन्गो में काफ़ी ज़्यादा है। तो अफ्रीका में जो प्लेसेस हैं, चाहे वो हम सेरा लोन की बात करें, चाहे हम सूडान की बात करें, या साउथ सूडान की बात हो, लिबिया की बात हो, नाइजर है, पीछे नाइजर में भी कू हुआ था। तो अफ्रीकन ये जो कंट्रीज़ हैं अक्सर जो न्यूज़ में रहती हैं, ईदर बिकॉज ऑफ अ फेमाइन, ईदर बिकॉज ऑफ सम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, और ईदर बिकॉज ऑफ अ सिविल वॉर, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू पढ़नी ज़रूरी हो जाती हैं ना। आपके सामने 5 देश हैं, आपने बताना है कि कौन से बॉर्डर करते हैं DRC को। तो इनमें से 3 देश हैं जो कि DRC को बॉर्डर करते हैं, सूडान और कैमरून जो हैं वो बॉर्डर नहीं करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द कंट्रीज जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को बॉर्डर कर रही हैं। एक तो आ गया आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब देखिए कैमरून यहाँ पे है, कैमरून भी ऑप्शन में था, लेकिन कैमरून बॉर्डर नहीं करता DRC को। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये बॉर्डर करता है DRC को, अंगोला बॉर्डर करता है DRC को, जाम्बिया, तंजानिया, रवांडा, उगांडा एंड साउथ सूडान भी बॉर्डर करता है DRC को। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सूडान न्यूज़ में था, बिकॉज सूडान में जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस और सूडान की आर्मी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, सूडान में मिलिट्री कू हुआ है, इसके बारे भी हमने स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। अब आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि सूडान जो है वो नहीं बॉर्डर करता DRC को, लेकिन साउथ सूडान जो है वो DRC को बॉर्डर करता है। देन चौथा सवाल, अगेन थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है अगर आपने न्यूज़पेपर्स या करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से रिवाइज नहीं किया है।
मेरे पास तो बहुत टाइम है, इस करके मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पढ़ता रहता हूँ रिलेटेड टू IR, क्योंकि मैंने तो पेपर देना नहीं यूपीएससी का, आपने पेपर देना है और आपने पेपर यूपीएससी का देना है। आपका वो सफ़र आसान करने के लिए मैं ये 15-20 वेबसाइट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि IR के कंटेंट को कितना कॉम्प्रिहेंसिव बना सकूँ, ताकि आप चाहे प्री है चाहे मेंस है उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। अब थ्री ब्रदरहुड अलायंस इज ऑफन सीन इन न्यूज, दिस इज रिलेटेड टू, 4 ऑप्शंस आपके सामने है, आपने बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, काउंटर अलायंस टू द म्यांमार हुंता। देखिए थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ये एक, इसको ब्रदरहुड अलायंस भी कह सकते हैं, ये एक अलायंस है बिटवीन 3 एथनिक ग्रुप्स। वन इज द अरक्कन आर्मी, then the Myanmar National Democratic Alliance Army and the Tang National Liberation Army, जो कि जून 2019 में फॉर्मेशन इसका हुआ था। म्यांमार में, सॉरी दोस्तों बीच में जरा पॉज करना पड़ा बिकॉज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। म्यांमार में जैसे आप जानते हैं अब फरवरी में ही 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे मिलिट्री कू को हुए को, और म्यांमार में हम देख रहे हैं कि वहां पे काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, काफी ऐसे स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं और डेमोक्रेसी अशर इन करना चाहते हैं। और एक्सपेरिमेंट जो रहा है ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार वो भी काफी टर्बुलेंट रहा है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट आफ्टर 55 इयर्स इन 2015 एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, दिस पार्टी रोज टू पावर इन द 2015 जनरल इलेक्शंस ऑफ म्यांमार। लेकिन 2020 में जब म्यांमार में इलेक्शंस फिर से होते हैं और ऑंग सान सू की पार्टी NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जब फिर से ये इलेक्शन जीतती है तो म्यांमार की स्ट्रॉन्ग आर्मी, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहा है म्यांमार पे 1948 से, उसने कहा कि ये इलेक्शंस फ्रॉडुलेंट तरीके से हुए थे। और उसके बाद की जो स्टोरी है वो हम सबके सामने है। 3 साल हो चुके हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे नहीं आई है। थ्री ब्रदरहुड अलायंस की बात करें, ये ग्रुप दिस राइजेस इनटू प्रोमिनेंस इन 2023 और इस ग्रुप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एज फार एज रेजिस्टिंग द बर्मीज हुंता। जो म्यांमार की जो आर्मी है उसको हम हुंता कहते हैं, जे साइलेंट होता है, एंड दे शोड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन द वेक ऑफ द म्यांमार कू व्हिच हैपेंड इन 2021। अब तक ये साइलेंट रहे थे, लेकिन 2023 में, अक्टूबर 2023 में इस संगठन ने एक ऑपरेशन 1027 जो कि एक ऑफेंसिव ऑपरेशन था, ये लॉन्च किया म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट इन द नॉर्दर्न शान स्टेट। और ये जो म्यांमार में सिविल वॉर हो रहा है बिटवीन द आर्मी एंड बिटवीन द डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ये लड़ाई ज्यादातर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ म्यांमार में ज्यादा देखने को मिल रही है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाइट फ्लैग कैंपेन के बारे। तो व्हाइट फ्लैग कैंपेन किस से रिलेटेड है आपको यह बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब देखिए इस तरह की बातें ना न्यूज़पेपर्स में शायद बच्चे स्किप कर देते हैं पढ़ना। ऊपर से हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं, इजराइल में ये हो रहा है, यूक्रेन में ये हो रहा है, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन हार्डकोर फैक्चुअल जो न्यूज़ होती है ना, कई बार वो भी पढ़नी बहुत जरूरी होती है इन कंटेक्स्ट ऑफ IR। तो व्हाइट फ्लैग कैंपेन इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? क्वेश्चन को पॉज करके आप यहां पे देख सकते हैं, टेक योर टाइम। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ये व्हाइट फ्लैग कैंपेन मलेशिया में, मलेशिया में कुछ रेजिडेंट्स जो कि लो इनकम फैमिलीज में से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, उन्होंने ये व्हाइट फ्लैग कैंपेन शुरू किया था। क्यों? बिकॉज आफ्टर कोविड में देखिए, कोविड के कारण लॉकडाउन हुए थे, फाइनेंशियल क्रंच हुआ था, और इन लोगों को, काफी सारी फैमिलीज को लॉकडाउन के कारण काफी फाइनेंशियल क्रंच भी फेस करना पड़ा था। एंड एज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट, ये जो फैमिलीज हैं, लो इनकम फैमिलीज जो हैं, जो अभी यहां पे जो मेल वर्किंग मेंबर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, फीमेल्स जो हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हैं, हंगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो फैमिलीज हु आर फेसिंग हंगर और दे आर इन नीड ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ असिस्टेंस, उनको इंकरेज किया जाता है कि आप एक व्हाइट फ्लैग को वेव करें या एक पीस ऑफ व्हाइट क्लॉथ को वेव करें आउटसाइड देयर होम, ताकि सरकार को और बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को पता चल सके कि इस घर में जहां पे व्हाइट फ्लैग वेव हो रहा है उनको असिस्टेंस की जरूरत है। चलिए दोस्तों, ये थे 5 सवाल। पहले तो आप वीडियो देखने आए हैं, लाइक करे बिना मत जाइएगा। यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। कैसे लगे आपको ये 5 सवाल कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या आपका सही स्कोर रहा है नेगेटिव मार्किंग समेत, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। विदा लेता हूं, गुड नाइट, शब्बा खैर। मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे और बेहतरीन वीडियोस में। थैंक यू।